इंसान और मशीन तहरीर नंबर 2623। बेशक मशीनें इंसानों का बदल नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करके उनसे बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। 22 जनवरी 2024। मोहम्मद उमर इम्तियाज़। खुफिया इजलास में शामिल होने के लिए सदर मुमलिकत, फ़ौजी अफसरान और दूसरे बड़े हुकूमती उहदेदार हाल में जुमा हो चुके थे। थोड़ी देर बाद एक फ़ौजी अफसर ने सदर साहब से कहा, जनाब साइंसदान एडवर्ड जान के सिवा तमाम लोग आ चुके हैं। उसी वक्त एडवर्ड जान अपने मुआविन के साथ हाल में दाखिल हुए। इन्होंने मुस्कुरा कर सदर साहब की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा दिए। फौजी अफसर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। हाल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। सदर साहब ने इस अहम मीटिंग के बारे में मुख्तसरा हाज़रीन को आगाह किया। चंद लम्हे बाद एडवर्ड जान की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। इसका मतलब था कि एडवर्ड जान अब अपनी नई ईजाद के बारे में बात कर सकते हैं। एडवर्ड जान ने खड़े होकर गला खनकारा और हाज़रीन से मुखातिब होकर कहा, काबिले एहतिराम जनाब सदर साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ अराकीन, आज मैं ऐसी मुफीद ईजाद मुतारफ़ करवा रहा हूँ जिससे हमारे फ़ौजी और दिफ़ाई इख़राजात में बहुत कमी आ जाएगी। जारी है अलामत वावन। इन्होंने अपने मुआविन को इशारा किया। इसने हाल में लगी बड़ी स्क्रीन को ऑन किया, वो रोशन हो गई। इसमें बड़े बड़े रोबोट्स फ़ौजी वर्दी में नज़र आ रहे थे जो जदीद और ख़तरनाक हथियारों से लैस थे। एडवर्ड जान ने कहा, जनाब, उन रोबोट्स पर आप जितनी भी गोलियां बरसाएं ना गिरेंगे और ना भागेंगे, बल्कि ये हमारे दुश्मनों को पलक झपकता ही नेस्तवाओ नाबूद कर देंगे। अब सरहदी चौकियों पर सिपाहियों की कतार ज़रूरत नहीं रहेगी। सोचिए हुकूमत को किस कदर बचत होगी। एक नौजवान अफसर मार्को खड़ा हो गया। इसने सदर साहब की तरफ देखकर कहा, जनाब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सदर साहब ने इजाज़त दे दी। मार्को एक खुश मिजाज और बहादुर फ़ौजी अफसर था जो अपने फ़ौजी हल्के में मशहूर था, बल्कि हुकूमत के बहुत से आला उहदेदार इसके हस्ने अखलाक के बाइस उसे पसंद करते थे। मार्को ने कहा, मुहतरम एडवर्ड जान, बेशक जदीद रोबोट्स बहुत शानदार हैं, मगर इस तरह हमारे जीते जागते फ़ौजी सिपाही जो सोच समझकर फ़ैसला भी कर सकते हैं, बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे। रोबोट्स महज मशीन ही, इनमें कोई जज्बात नहीं होते। एडवर्ड जान हंस दिए। इन्होंने कहा, बेटे, मैदान जंग में जज्बात की क्या ज़रूरत। जब तुम किसी मिशन पर जाते हो तो क्या दुश्मनों को हलाक करना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं होता, और दूसरे सिपाहियों की बेरोज़गारी से मेरा कोई लेना देना नहीं, वो कोई और मुलाजमत तलाश कर सकते हैं। अलामत वावन। इससे पहले मार्को कुछ और कहता, सदर साहब ने इस बहस को रोकते हुए इजलास बर्खास्त करने का कहा और एडवर्ड जान को अपने पीछे आने का इशारा करके हाल से बाहर निकल गए। मार्को भी हाल से बाहर निकल गया। सदर साहब रुखसत हो रहे थे। इससे पहले एडवर्ड जान अपनी कार में बैठते, मार्को ने इन्हें मुखातिब किया। वो रुक गए। मार्को ने कहा, किया, मैं कुछ देर आपसे बात कर सकता हूँ। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, किया, तुम मेरे ख्यालात बदलना चाहते हो। इन्हें भी ये खुश मिजाज नौजवान अच्छा लगता था। मार्को ने संजीदगी से कहा, नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एडवर्ड जान भी संजीदा हो गए। चलो, आज मैं तुम्हें अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। लंच इकट्ठे करते हैं। दोनों एडवर्ड जान की कार में ही रवाना हो गए। एडवर्ड जान ने खाने का ऑर्डर देने के बाद कहा, कहानी मुख्तसर होनी चाहिए, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। अलामत वावन। मार्को ने कहा, जी जनाब, बहुत मुख्तसर। शायद आपको याद हो, चंद साल पहले हमारे हेडक्वार्टर पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया था। हमारे फ़ौजी जवान चौकस ना होते तो बहुत नुकसान होता, फिर भी हमारे काफ़ी सिपाही मारे गए। हमने भी फायरिंग करते हुए जंगल तक उनका पीछा किया। अचानक फायरिंग रुक गई। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और दरख्तों के पीछे से निकल आया। अचानक एक सनसनाती हुई गोली मेरे पीठ में लगी। मैं लड़खड़ा कर दरिया में जा गिरा। एडवर्ड जान ने कहा, मुझे इस वाक़ये की इत्तला मिली थी, फिर तुम 6 माह बाद सही सलामत वापस आ गए थे। तुमने बताया था कि तुम बहते हुए एक करीबी गांव में पहुंच गए थे। गांव में तुम्हारा इलाज हुआ और तुम ठीक होकर वापस आ गए। मार्को मुस्कुरा दिया और बोला, जनाब, आप बहुत बाखबर इंसान हैं। यकीना मैं बहता हुआ दुश्मनों की सरहद के करीब एक गांव में पहुंच गया था। जब मुझे होश आया तो मेरे करीब एक बच्चा बैठा हुआ था। मुझे होश में आता देखकर वो खुशी से चीखा, दादी। अंकल को होश आ गया। एक अधेड़ उम्र खातून मेरे करीब आ गईं। इन्होंने मेरा बुखार चेक किया और कहा, खुदा का शुक्र है तुम 20 दिन बाद होश में आए हो। अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ मोहतरमा, मुझे गोली लगी थी। अलामत वावन। इन खातून ने कहा,
हमारे गांव के तबीब बहुत तजर्बे कार हैं। इन्होंने तुम्हारा बहुत अच्छा इलाज किया। इन्होंने एक मां की तरह मेरा ख्याल रखा। वो बच्चा भी मुझसे मायूस हो गया था। मैं काफ़ी हद तक सेहतयाब हो चुका था। इन खातून ने मेरी वर्दी मेरे हवाले की। अब तक मैं उनके बेटे का लिबास पहना हुआ था। इन्होंने मेरे सर पर हाथ रख कर दुआएं दी। मैंने भी झुककर बच्चे को प्यार किया। इतने में दरवाज़ा खिला और जो चेहरा मेरे सामने आया मैं इसे देखकर हका बका रह गया। वो भी मुझे देखकर हैरान था। अचानक उसने मुझ पर बंदूक तान ली। वो खातून मेरे आगे आ गईं। इस आदमी ने कहा, मामा हट जाएं, ये हमारा दुश्मन है। इन खातून ने कहा, मगर उस वक्त ये हमारा मेहमान है। मैं भी इसकी वर्दी देखकर समझ गई थी कि ये कौन है, मगर ये उस वक्त जख्मी और बेहोश था। किया मैंने तुम्हें जुल्म करना सिखाया है। वो आदमी बोला, अगर मैं इसकी जगह होता तो ये अब तक मुझे मार चुका होता। खातून बोली, मैदान जंग की बात अलग है, मगर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। मैंने वेरिस को जिम्मेदारी सौंप दी है, वो उसको बाहिफाजत सरहद पार पहुंचा देगा। उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। मैंने इस आदमी के सामने हाथ बढ़ाया। कुछ तौक़ुफ़ के बाद उसने मुझसे हाथ मिला लिया और मैं बाहिफाजत सरहद पार पहुंच गया। मार्को खामोश हो गया। एडवर्ड जान पूरी तवज्जो से ये कहानी सुन रहे थे। इन्होंने एक ठंडी सांस ली और बोले, तुम्हारी इस कहानी का मकसद मैं समझ गया हूँ कि इंसान एक दूसरे के जज्बात को समझते हैं। किस वक्त किया करना है, इंसान ही ये सलाहियत रखते हैं। इन बातों के दरमियान वो लंच कर चुके थे। एडवर्ड जान ने उठते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मार्को ने हामी भर ली। घर के करीब मार्को ने कार से उतरते हुए कहा, मैं जब वहाँ से रवाना हो रहा था तो उसे बच्चे ने मुझसे कहा, अंकल मैं बड़ा होकर फौजी नहीं बनूंगा, वो सब इंसानों को मारते हैं। मैं दादी की तरह तबीब बनूंगा जो इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं। उन आला ज़रफ़ खातून ने मुझे बताया तक नहीं कि वही मेरी मुआलिज हैं। ये कहकर मार्को कार से उतर गया। रात को मार्को के मोबाइल फ़ोन पर एडवर्ड जान का पैगाम आया, डियर मार्को, बेशक मशीनें इंसानों का बदल नहीं